Good morning, student. Today I want to discuss about in a crystal field theory. So many discussion required here. जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, कौन से ऑर्बिटल्स मेरे हायर एनर्जी लेवल पर होते हैं, कौन से डी ऑर्बिटल्स मेरे लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं, ये सारी डिस्कशंस हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। एक बार मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा कि सेम डी ऑर्बिटल्स हैं जिनको मैंने T2G सेट कहा और एक को EG सेट कहा। EG सेट मेरे कौन से थे? dx² माइनस y² एंड dz² एंड T2G सेट dxy, dyz एंड dzx। बिकॉज हियर स्टूडेंट dxy, yz एंड zx अगर मेरे लिगेंड्स एक्सियल पोजीशन के अलोंग आते हैं तो वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा और रिपल्शन ज्यादा होने के कारण वो मेरे ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाएंगे हायर एनर्जी लेवल पर। जो कौन से ऑर्बिटल्स हैं? dx² माइनस y²। जैसे कि यहां पर मैंने देखा इस समय ये डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी 5 है, जिसको मैं कहता हूं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। जब मैंने देखा कि अगर लिगेंड अप्रोच करता है तो यहां पर डीजनरेसी ब्रेक हो जाती है और ये जो है हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। ये ऑर्बिटल्स है मेरे dx² माइनस y², ये है dz² और जो इन बिटवीन द एक्सिस है dxy, yz एंड zx, वहां पर रिपल्शन कम होगा तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी कम होगी। ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। इसको मैं कहूंगा एवरेज वैल्यू और बेरी सेंटर। ओके, एंड हियर दिस वैल्यू इज minus 0.4 delta naught and this value is plus 0.6 delta naught. This total value is delta naught. And what is delta naught? O for octahedral complex and delta naught is due to the splitting stabilization more occur. So here this name called as a crystal field stabilization एनर्जी CFSE। और CFSE का मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था। फॉर्मूला है CFSE इज इक्वल टू दिस सेट इज T2G and this is EG. This have higher energy and T2G have a lower energy. And here NT2G means number of electrons in T2G level into multiplied by minus 0.6 delta naught, this value, plus number of electrons in EG level NEG multiplied by 0.6 into delta naught plus N dash P, where N dash yesterday we have discussed number of pairing caused by ligand and P is pairing energy. Pairing energy means student if here one electron, here one electron and this one electron come into here due to strong field ligand. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के चलते ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयरिंग करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयर्ड हो जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा। ड्यू टू दिस रिपल्शन required energy to minimize this repulsion name called as a pairing energy. And here number of pairing caused by ligand means
कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण मेरा पेयरिंग हुई, वो वैल्यू मेरी एन' बोली जाती है। तो इस तरीके से मैंने यहां पर देखा कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा। जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो हियर ये गैप यहां से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा रिपल्शन मोर, सो एनर्जी इंक्रीजेस। ओके, एंड वीक फील्ड, अगर जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो मैं कहूंगा रिपल्शन कम है, तो एनर्जी इसके बीच की कम होगी, तो दिस वैल्यू कम। अब यहां से देखेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो डेल्टा नॉट, जो एनर्जी का गैप है, वो ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट। अगर यहां पर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो डेल्टा नॉट की वैल्यू कम होगी पेयरिंग एनर्जी से। तो ये सारा प्रोसेस डिपेंड करता है कि मेरा लिगेंड किस टाइप का है। अगर मेरा लिगेंड मुझे पता चल जाए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये सभी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की। अब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये डिस्कस करना चाहते हैं कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा या लिगेंड वीक होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू एक्सपेरिमेंटली फैक्टर डिटरमाइंड है। लेकिन मैं यहां पर आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, लिगेंड की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो डोनेट इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी डोनेटिंग पावर अच्छी होगी। जिसकी डोनेटिंग पावर अच्छी होगी वो एक अच्छा लिगेंड बोला जाएगा, उसको मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहूंगा। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि कौन कौन से डोनेटिंग पावर किसकी अच्छी है, तो यहां लिखूंगा मैं डोनेटिंग टेंडेंसी, आप जानते हैं कि फ्लोराइड मींस हैलोजन की डोनेशन टेंडेंसी कम होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है और फिर कार्बन की होती है। तो ये डोनेटिंग टेंडेंसी है। कोई भी लिगेंड, ये जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कभी कभी वीक फील्ड की तरह भी काम करता है। इट्स डिपेंड अपॉन द सेंट्रल मेटल एटम। कभी कभी वीक फील्ड लिगेंड भी सेंट्रल मेटल को देखते हुए वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह भी काम करता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखें यहाँ पर कि अगर मैं कहूं वीक फील्ड लिगेंड, ये आपको याद करना होगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फाइड, हियर ऑक्सीलेट, वाटर, ये सभी मेरे वीक फील्ड में आते हैं। अगर मैं बात करता हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड की, अमोनिया, EDTA, इथाइलिन डाइअमीन, DMG, GLY, NO2, CN माइनस, NC माइनस एंड CO माइनस। ये कोई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। ये आपको याद करना है कि अगर इस टाइप के लिगेंड्स हैं तो वो बिहेव करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह, अगर इस टाइप के लिगेंड्स हैं तो वो बिहेव करेंगे वीक फील्ड की तरह। तो यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा कि वो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट है अगर मेरा इलेक्ट्रॉन D1 है, D2 है, D3 है,
और D8 है, D9 है और D10 है। अगर d ऑर्बिटल इस तरीके से भरा हुआ है तो यहां पर मैं कहूंगा आपसे कि चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वो वीक फील्ड हो, यहां पर कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। जब पेयरिंग नहीं होगी तो n डैश की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जब n डैश की वैल्यू 0 होगी तो नो पेयरिंग रिक्वायर्ड हियर। सो हियर वी हैव रिटन हियर strong field ligand and weak field ligand both have behavior same। यहां पर कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग कहां पर होगी? D4 कॉन्फ़िगरेशन हो, D5 हो, D6 हो और D7 हो। अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है लिगेंड तो क्या होगा? पेयरिंग होगी। अगर वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो ये सभी कॉन्फ़िगरेशन हम यहां पर देखेंगे। जब तक हम ये सारी चीज नहीं देख सकते, किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं नहीं बता सकता कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 पॉइंट्स प्लीज रिमेंबर हियर, D1, D2, D3, D8, D9 एंड D10। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, कोई पेयरिंग नहीं होगी। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन D4, D5, D6 एंड D7 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी और वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगी। इस पे बेस्ड हम अभी देखते हैं कि किस तरीके से पेयरिंग हो रही है और किस तरीके से पेयरिंग नहीं हो रही। These all points is necessary for calculate the hybridization of a given complex। जैसे मैं यहां पर बात करूंगा, प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड, D1। अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां आपको पता है कि T2G में 3 ऑर्बिटल्स हैं और EG में 2 ऑर्बिटल्स हैं। दिस इज EG सेट एंड दिस इज T2G सेट। Here D1 configuration, first electron fill here। Always please remember, filling the electrons follow Aufbau and Hund's rule। So please, first electron, if strong field or weak field, 1 electron here। If here CFSE value, how much? N T2G1 into 0.4 minus 0.4 delta naught plus NEG, this value is 0 into plus 0.6 delta naught plus N dash P। So in this case no pairing required, so this term 0, this term 0, this total value, this is 0.4, so CFSE is minus 0.4 delta naught। In this case D2 configuration, same you follow here, 2 label, you know very well, this is dxy, yz, zx, dx square, y square, so this is 2, here EG electron 0, this is T2G, and based upon please calculated CFSE 1 into 2, because here 2 electron, 2 into minus 0.4 delta naught, these all terms 0, so what is value? Minus 0.8 delta naught। D3 configuration, this is value 3 because follow Hund's rule or Aufbau rule, so 1, 2, 3, and here this is empty,
so this is T2G and this is EG. So what is CFSE value? 3 into 0.4 delta naught, that equal to minus 1.2 delta naught. Next, come in D8. एग्जाम्स में नीट में सीएफएसई कैलकुलेट कराया गया है, सो प्लीज दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. 8 इलेक्ट्रॉन्स में किस तरीके से भरूंगा? दिस इज T2G सेट एंड दिस इज EG सेट. इन EG सेट T2G 1 2 3 4 5 6 7 8. तो T2G how much? 2 2 2 and EG 1 1. Then CFSE 6 into minus 0.4 delta naught plus 2 into 2 into plus 0.6 delta naught. NDSP 0. Now come D9 configuration. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So in this case T2G 2 2 2 and EG 2 1. So what is CFSE? 6 into minus 0.4 delta naught plus 3 into plus 0.6 delta naught and NDSP value is 0. Now come D10 configuration. तो यहां पर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कोई भी रोल नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. EG सेट में 2 2 and T2G सेट में 2 2 2 and CFSE how much? 6 into minus 0.4 delta naught plus 4 into plus 0.6 delta naught. So this value is 0. ये सभी वो केस हैं जहां पर चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, कोई भी पेयरिंग नहीं पॉसिबल है. अब हम वो केस देखना चाहते हैं जहां पर कॉन्फ़िगरेशन D4 क्या हो? कॉन्फ़िगरेशन D4 D5 D6 एंड D7. इसके केस में हम देखेंगे बच्चों कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो CFSE की वैल्यू क्या होगी और अगर वीक फील्ड है तो CFSE की वैल्यू क्या होगी. तो जब प्लीज रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपोर्टेंट. मैं देखता हूं यहां पर जब कॉन्फ़िगरेशन D4 होगा और मैं ले रहा हूं वीक फील्ड लिगेंड. जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा. जब पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो ऑफवाउ प्रिंसिपल के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आ पाएगा. वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या ये जो गैप है बेटा लो होगा. जब ये गैप लो होगा तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा 1 2 3 इजीली इस ऑर्बिटल तक आसानी से चला जाएगा. जब इस ऑर्बिटल तक आसानी से चला जाएगा तो यहां पर EG सेट में एक इलेक्ट्रॉन और T2G सेट में 1 1 1 इलेक्ट्रॉन. तो क्या आप CFSE यहां से कैलकुलेट कर लेंगे? 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस 1 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा नॉट. NDSP यहां पर क्या है? 0. क्यों है? क्योंकि यहां पर कोई पेयरिंग नहीं हो रही, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है.
जब मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर केस है, यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड की मैं बात करूंगा बेटा, तो अभी तक ये इलेक्ट्रॉन यहां है 3, लेकिन जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा, तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रेजेंट होगा, तो क्या ये गैप बढ़ जाएगा? यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से क्या स्प्लिटिंग ज्यादा होगी? जब ये बेटा गैप बढ़ेगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा। जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा तो क्या फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिर से यहां आ जाएगा? यही मेरी पेयरिंग है। इस तरीके से मैं यहां देखूं तो Eg पर इलेक्ट्रॉन हो गया 0 और T2G पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 1 1। ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, उस तरीके से CFSE निकाल सकते हैं। और यहां पर n डैश की वैल्यू 4 इंटू -0.6 डेल्टा नॉट प्लस 0 इंटू दिस वैल्यू हियर n डैश p कितना होगा? n डैश की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। तो n डैश क्या है? नंबर ऑफ पेयरिंग कॉज्ड बाय लिगेंड। ये लिगेंड के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आया है, तो n डैश की वैल्यू यहां पर हो गई 1 और यहां पर n डैश की वैल्यू हो गई, तो बेटा यहां पर मुझे 1p ऐड करना होगा। जब मैं बात करता हूं D5 कॉन्फ़िगरेशन की, तो आप देखेंगे जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या कोई फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा। ये कौन सा केस है? जब वीक फील्ड लिगेंड है, सभी ये गैप जो है ये लो है। जब लो है तो 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन आसानी से इस लेवल पे जा सकता है, फिफ्थ भी इस लेवल पे जा सकता है। तो यहां से n डैश की वैल्यू क्या होगी इस केस में? इस केस में n डैश की वैल्यू 0 होगी और CFSE मैं यहां बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि ये T2G सेट है और ये Eg सेट है। तो यहां पर T2G पर कितने हैं? यहां लिख सकता हूं मैं T2G 1 1 1 एंड Eg 1 1। तो CFSE किस तरीके से कैलकुलेट होगा? 3 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट प्लस 2 इंटू +0.6 डेल्टा नॉट प्लस n डैश p, क्योंकि यहां कोई पेयरिंग नहीं हो रही, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहां पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या बेटा आप यहां बता सकते हैं मुझे? 1 2 3, क्योंकि ये जो गैप होगा ये हाई होगा। जब ये गैप हाई होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो ये ऑर्बिटल्स का गैप बहुत ज्यादा होगा। जब ऑर्बिटल्स का गैप बहुत ज्यादा होगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके बेटा क्या नीचे आएगा, और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी नीचे आएगा। तो इस सीक्वेंस में फिर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। तो क्या मुझे बताएंगे आप यहां पर कितनी पेयरिंग हो गई? यहां पर n डैश की वैल्यू कितनी है? क्योंकि यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये यहां आ गए, तो क्या पेयरिंग 2 की हुई? जब पेयरिंग 2 की हुई बेटा, तो यहां पर n डैश की वैल्यू 2 होगी। तो इस तरीके से T2G कितना होगा? यहां पर 2 2 1 और Eg कितना होगा? 0। तो CFSE क्या होगा? यहां पर CFSE होगा 5 इंटू 2 2 1 5 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट प्लस 0 इंटू +0.6 डेल्टा नॉट n डैश p, n डैश कितना है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई, +2p। तो इस तरीके से ये D5 का केस है। अब मैं D6 का केस लेना चाहता हूं। जब मैं D6 का केस लूंगा तो जरा देखें, और D7 का केस देखें। जब D6 लूंगा बेटा, तो देखें जब वीक फील्ड होगा क्या कोई फर्क आएगा? 1 2 3, क्योंकि ये गैप क्या है? लो है, स्प्लिटिंग यहां लो है। 4 5 एंड 6,
तो यहां T2G कितना होगा 4, और मैं लिख सकता हूं 2 1 1, Eg कितना होगा 1, 1। एंडेस की वैल्यू यहां पर 0 होगी क्योंकि कोई भी पेयरिंग नहीं हो रही। क्या CFSE आप उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। ये कौन सा केस है, जब वीक फील्ड लिगेंड है। अब मैं देखता हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण क्या होगा, देखिए जरा। स्ट्रॉन्ग फील्ड की जब मैं बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन है तो ये वैल्यू क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से क्या यहां पर ये गैप हाई होगा, तो यहां देखूंगा एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। तो यहां पर पेयरिंग बेटा कितने की हुई है, पेयरिंग हुई 2 की, न कि 3 की, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन में है। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, T2G में हो गए बेटा 2 2 2 और Eg 0। तो एंडेस 2 CFSE लिख सकते हो आप। CFSE इज इक्वल टू कितना है 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस 0 प्लस एंडेस P 2P। अब मैं बात करता हूं D7 कॉन्फ़िगरेशन की। जब D7 होगा तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये केस है जब वीक फील्ड लिगेंड होगा। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे एंडेस की वैल्यू 0 है और T2G सेट में कितने हैं 2 2 1, Eg में कितने हैं 1 1। क्या CFSE आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूले में आप इस तरीके से वैल्यू रख दीजिए। तो CFSE इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, हाउ मच 5 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg सेट 2 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। हियर एंडेस वैल्यू 0, so the total here plus 0. This is a strong field ligand is present. In case of D7, if student D strong field, this case is weak field. If strong field is present, then strong field ligand is present, then here please focus 1 2 3 4 5 6 and 7. If strong field is present, then this one electron come here because this gap is high. So next electron will be filled here. So 1 here, then final what configuration? In Eg set 1 electron, in T2G set 6 इलेक्ट्रॉन। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और यहां पर मैं कहूंगा कि T2G 2 2 2 and Eg वैल्यू 1 and S वैल्यू इज 1 बिकॉज ओनली 1 पेयरिंग। तो यहां से अगर मैं देखूं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का क्या रोल है। इस पर हम जब मैं D8 को यहां पर देखता हूं तो यहां देखेंगे D8, ये D8 है। जब वीक फील्ड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, this is when weak field. Okay, when strong field
1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर देखें, चाहे वीक फील्ड हो चाहे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, यहां पर कोई चेंज नहीं है, ये दोनों ही इक्वल है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 है और D8 D9 D10 है तो यहां पर कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कोई रोल नहीं है। अगर कॉन्फ़िगरेशन D4 D5 D6 एंड D7 है तो वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का रोल है। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड से ऑलवेज बेटा ध्यान रखें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे नहीं जा पाएगा क्योंकि वहां स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो मैं इलेक्ट्रॉन का फुलफिलमेंट लोअर एनर्जी लेवल पर कर दूंगा। जब टोटल कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसमें भर चुके होंगे उसके बाद ही बेटा मैं हायर एनर्जी लेवल पे जाऊंगा। तो इस तरीके से ये रोल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के माध्यम से मैंने आपको बताया है। इस पे बेस्ड माय नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड अपॉन टू आइडेंटिफाई हाउ वी कैलकुलेटेड a central metal atom hybridization. All those things depend upon this configuration. If you don't know about this configuration, then can't help anything. So please remember and revise up to this. The next lecture will be based upon how we calculated a hybridization. Okay, thank you students.